स्तानिस्लावस्की की बुक बिल्डिंग ए कैरेक्टर चरित्र की रचना प्रक्रिया का भाग 9 स्वराघात शब्दार्थ की प्रतिष्ठा। स्तानिस्लावस्की ने स्वर विन्यास और विराम के बाद स्वराघात या बालघात को वाचन का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका कहना है कि स्वराघात संकेत करती हुई अंगुली के रूप में होता है। ये वाक्यांशों अथवा सुभाषित शब्द समुदाय में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द को अलग कर देता है। रेखांतिक शब्द में हमें उपपाठ की आत्मा, अंतर्निहित अभिप्राय और उसके उच्चतम बिंदु मिलते हैं। अगर इस उच्चतम बिंदु का महत्व नहीं समझा जाएगा तो उस स्वराघात के संपूर्ण मूल्य का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वराघात के महत्व को बड़ी आत्मीयता के साथ समझा और सीखा जाए। तो सर ने इसके बाद अपने छात्रों को स्वराघात का महत्व समझाते हुए कहा कि उसके प्रयोग में जटिलताएं होती हैं, उसमें स्नेह या घृणा, आदर या तिरस्कार, निष्कपटता या धूर्तता के संकेत होते हैं। वो अनेकार्थी और व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। वो एक ही समय में कोई एक अर्थ या सभी अर्थों को भी एक साथ प्रस्तुत कर सकता है। स्वराघात के प्रयोग को समझाने के लिए तो सर ने सोनिया से मंच पर जाकर कुछ बोलने के लिए कहा। उसने वहां जाकर कहा, ए वंडरफुल इंडिविजुअल्स। तो सर ने उसके उच्चारण की समीक्षा करते हुए कहा कि तुमने इंडिविजुअल के दो टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े को लगभग निगलते हुए उसमें तिरस्कार का भाव भर दिया और दूसरे को उसके ऊपर हथगोले की तरह फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने सलाह दी कि उसे एक शब्द को एक विचार और एक अर्थ का वाची बनाना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि उसकी ध्वनियों, वर्णों और अक्षरों की संरचना को एक अविच्छिन्न रचनात्मक रागात्मक रेखा का रूप प्रदान करने के बाद आवश्यकतानुसार उठाया, गिराया या मोड़ा जाए। अनेक छात्रों ने इस दिशा में प्रयास किए। सारी कक्षा अनेक प्रकार की ध्वनियों से गूंज उठी, लेकिन कोई भी सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सका। तो सर ने तब उन्हें रोककर कहा, तुम लोग बड़े ही यांत्रिक रूप से उच्चारण कर रहे हो। तुम केवल बाह्य रूप से परस्पर जुड़ी औपचारिकताएं, जीवन रहित ध्वनियां उत्पन्न कर रहे हो। उनमें कुछ जीवन का संचार करो। ये कैसे किया जाए? इस बात को संतुष्ट करते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले उस शब्द की प्रकृति प्रदत्त अर्थ, विचार, अनुभूति, भाव और बिंब की ओर संकेत करते हुए उसका उच्चारण करो। इस प्रक्रिया में कानों के पर्दे से टकराती सामान्य ध्वनि लहरों में उस शब्द को घटाओ नहीं। तुम्हें शब्दों के एक चित्र बनाना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति के संबंध में तुम कह रहे हो वो तुम्हारे मन की आंखों के सामने है और जिसका वर्णन तुम अपने सहयोगी अभिनेता के सामने कर रहे हो, उसके सामने शब्द की रूपरेखा भली प्रकार स्पष्ट हो जाए। उसे यह आभास हो जाए कि शब्दों के पीछे छिपा आदमी सुंदर या असुंदर, लंबा है या नाटा है, रुचिकर है या अरुचिकर, दयालु है या क्रूर। तुम जो कुछ भी अपनी मन की आंखों से देख रहे हो और तुम्हें जो लग रहा है उसे ध्वनि विन्यास, स्वर योजना तथा अभिव्यंजना जैसे उपलब्ध साधनों से संप्रेषित करने की कोशिश करो। सोनिया ने यह सब करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तो सर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम गलती कर रही हो कि पहले तुम शब्द को बोलती हो और उसके बाद उसका मतलब समझने की कोशिश करती हो। तुम वास्तव में शब्दों से एक जीवंत मॉडल के रेखांकन का प्रयास ही नहीं कर रही हो। दूसरे दिशा पकड़कर तुम कुछ करने का प्रयत्न करो। पहले अपने मन में अपने किसी सुपरिचित की याद करो, उसे अपने सामने खड़ा करो जैसे एक चित्रकार करता है, और तब हमें बताओ कि तुम अपने भीतर की आंख की पुतली में क्या देख रही हो। सोनिया ने उसके बाद कोशिश की कि वो उसी प्रकार बोले। उसके मुख से निकला, वंडरफुल इंडिविजुअल। तो सब ने इस पर कहा, किस तरह के वाचन से दो अलग अलग वस्तुओं की भावनाएं जागी है। होना ये चाहिए था कि दोनों शब्दों के संयोग से केवल एक ही व्यक्ति का रूप जागे।
होना ये चाहिए था कि विशेषण संज्ञा के साथ जुड़कर उसे वैशिष्ट्य प्रदान करता और अभिरंजित करता, तब औरों से अलग एक विशेष व्यक्ति का रूपायन होता। इन दोनों शब्दों विशेषण और संज्ञा का कुछ ऐसा समन्वित उच्चारण किया जाना चाहिए कि औरों से अलग सर्वथा एक ही व्यक्ति की भावना जागे। यह समन्वित उच्चारण भी अनेक प्रकार का हो सकता है, कभी भोले भाले तो कभी दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण, कभी सुशील तो कभी कठोर प्रकृति के व्यक्ति की आकृति संप्रेक्षित की जा सकती है। लेकिन छात्रों को सावधान करते हुए वे ये भी कहते हैं कि यह प्रयास अपनी वाणी को सुनने के लिए नहीं होना चाहिए। आत्म प्रशंसा अथवा प्रदर्शनात्मक मनोवृत्ति से बराबर बचते रहना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि जो तुम्हारे मन में है, अंतश्चेतना में है, वो दूसरों तक पहुंचे। ये संप्रेक्षण की प्रक्रिया मंच पर उपस्थित दूसरे व्यक्ति के कानों को नहीं, उसकी आंखों को संबोधित होनी चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे स्वयं को अपने शब्दों में रुचि लेने से बचाया जा सकता है। विशेषण और संज्ञा शब्दों के संयोग से संबंध में स्तानिस्लावस्की दो नियम रूपायित करते हैं। पहला यह है कि संज्ञा को रूपांतरित करने वाले विशेषण को किसी बालाघात की जरूरत नहीं होती। वो संज्ञा को परिभाषित करता है, उसे परिपूर्ण बनाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। विशेषण शब्द के अर्थ में ही ये सामर्थ्य अंतर्निहित होती है। इस सामर्थ्य अथवा नियम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशेषण शब्द को उच्चारण में स्वराघात की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक और सशक्त नियम है जो मनोवैज्ञानिक विराम की तरह और सभी नियमों तथा आचार संहिता का अतिक्रमण भी करता है। यह है सानिध्य अथवा पास पास रखने का नियम। इसके आधार पर वक्तव्य को अर्थपूर्ण बनाने की दृष्टि से हमें ये अधिकार है कि विचारों, भावनाओं, अवधारणाओं, कल्पनाओं, कार्य व्यापारों, बिंब योजनाओं आदि के पास पास रखे गए शब्दों पर बल दिए जाए। रंगमंच पर वाचन के लिए इसकी विशेष रूप से अपेक्षा होती है। पहले तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। विरोध में खड़े अब पहले अंश को जोर से और दूसरे को धीमे स्वर में बोलो। एक को उच्च और दूसरे को नीचे स्वर में बोलो। एक को जिस रंग अथवा गति के साथ बोलो, दूसरे को उसके विरोधी रूप में उच्चरित करो। ये सब की जरूरत इसलिए है कि दो विचारों के बीच का जो फर्क है वो साफ हो और यथासंभव विशद रूप से अथवा तफसील में सामने आ जाए। इस नियम के आधार पर अगर तुम अपने दो शब्दों में पहले यानी विशेषण पर बल देना चाहते हो तो उसके बाद संज्ञा शब्द होना चाहिए ताकि तुलनात्मक विरोध की प्रतिष्ठा हो सके। जो कुछ तुम कहना चाहते हो तुम्हारे शब्द उसे स्वाभाविक और सहज रूप से कह सकें। इसके लिए तुम्हारे मन में बोलने से पहले उसका मनोभाव कर लो, अथा वो व्यक्ति भयंकर नहीं वरन वंडरफुल इंडिविजुअल। सोनिया के मुख से ये शब्द सहज रूप से उच्चारित हो गया। बहुत सही, बिल्कुल ठीक, उत्साह बढ़ाते हुए तो सब ने कहा। उसके बाद उन्होंने 1, 2, 3, 4 और शब्द और फिर 5, 6, 7, 8 और शब्द बोलने के लिए कहा। जब तक कि उसके सामने कहानी पूरी नहीं हो गई। एक विलक्षण व्यक्ति यहाँ आया था, लेकिन तुम उसे घर पर नहीं मिली, इसलिए वो दुखी होकर ये कहते हुए चला गया कि मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। सोनिया अपने बाल घातों को दुगना करती चली गई। वो इतना अधिक हो गई कि वो शब्दों को अलग अलग नहीं रख सकी। तो सर पहले तो उन्हें बोलने में जो तकलीफ हो रही थी उसे देखकर मुस्कुराए, फिर लेकिन उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे बोलने में तेजी इसलिए फूट पड़ी कि तुमने बाल घातों को रोकने की बजाय बढ़ाना जारी रखा। वाक्यांश में वे जितने कम होंगे स्पष्टता उतनी बढ़ेगी। ये तभी होता है जब बाल घात केवल अधिक महत्व के शब्दों पर ही हो। बलाघात को कम करने की ये कला उतनी ही मुश्किल है जितनी उसे बढ़ाने की। लेकिन तुम्हें इन दोनों को ही सीखना चाहिए। तो सर इसके बाद अपने सहायक रक्षा मानव से छात्रों को व्यायाम का
अभ्यास करवाने को कहकर किसी जरूरी काम से चले गए थे। उनका ये आदेश इस ओर संकेत करता है कि अभिनय के प्रशिक्षण में व्यायाम का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। स्तानिस्लावस्की की सुनिश्चित मान्यता है कि अभिनेताओं को बलाघात की संख्या बढ़ाने के पहले उसे कम करना सीखना चाहिए। शुरुआत में लोग मंच पर अच्छी तरह बोलने की कोशिश में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन उन्हें बाज़रूरत बलाघात को कम कर लेना भी सीखना चाहिए। ये स्वयं में एक मुश्किल कला है। सबसे पहले वो तुम्हारे वाचन में आदतन या जुड़े गलत बलाघातों को निकालकर बाहर करती है। उनसे मुक्त होने के बाद उचित बलाघातों का निश्चय करना आसान हो जाता है। दूसरे, जब अभिनेता के किसी गुम्फित विचार अथवा जटिल तथ्यों का वर्णन करते समय ये उन्मूलन कला व्यवहारिक रूप में उसकी सहायक होती है। अभिनेताओं को अक्सर स्पष्टता के लिए अलग अलग प्रसंगों को सुनना या अपने नाटक से जुड़ी जटिलताओं में जाना पड़ता है, लेकिन ये कार्य उन्हें कुछ इस प्रकार करने होते हैं कि कथा के मूल सूत्र से सुनने वालों का ध्यान हटे नहीं। सारी व्याख्या कुछ इस रूप में उपस्थित की जानी चाहिए कि वो एकदम सुस्पष्ट और साफ हो, लेकिन अनावश्यक विस्तार लिए हुए नहीं। इस प्रयास में स्वर विन्यास और स्वराघात दोनों में मितव्ययी होना बुद्धिमानी होती है। अन्य अवसरों पर यदि लंबे और भारी वाक्यांशों को संभालना हो तो केवल कुछ एकल शब्दों पर ही बल दो और शब्दों को स्पष्टता के साथ परंतु अनजाने आने दो। इस तरह बोलने में मुश्किल मूल पाठ भी तुम्हारे वाचन में हल्का हो जाता है। ये एक ऐसा काम है जो अभिनेताओं को अक्सर करना होता है। इन विभिन्न प्रकार की स्थितियों में बोलने में बलाघात को हटाने की कला अभिनेता के लिए बड़ी सहायक हो सकती है। तोसर ने इसके बाद पॉल से कहा कि वो वही कहानी जो सोनिया ने सुनाई थी उन्हीं शब्दों में सुनाए। वो कई बार प्रयास करके भी जब सफल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, सोनिया ने केवल बलाघातों के स्थलों पर ध्यान दिया था और तुम केवल उन्हें हटाने में ही ध्यान दे रहे हो। व्यक्ति को एक ही दिशा में ध्यान नहीं देना चाहिए। शब्दों में अंतर्निहित सारे विचार जब उन पर कमोवेश बलाघात दिया जाता है तो समान रूप से छूट जाते हैं। तोस्तर ने उसके बाद ये स्पष्ट किया कि बलाघात की बहुलता और कमी इसलिए हुई थी कि दोनों ही वक्ताओं को शब्दों में अंतर्पाठ में अंतर्निहित अर्थ की समुचित और साफ समझ नहीं थी। ये वस्तुतः विचार का पहला विषय होना चाहिए और संप्रेक्षणीय वस्तुओं के साथ संप्रेक्षण बलाधार बनाने के लिए किया ही जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पॉल से अपनी कहानी कहने में बलाघात के न होने का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करने के लिए कहा। विलक्षण व्यक्ति के उस प्रसंग को अभ्यास के लिए फिर 4 भागों में विभाजित किया गया। 1, वो विलक्षण व्यक्ति आता है। 2, वो उन कारणों को सुनता है जिनकी वजह से वो व्यक्ति उससे नहीं मिल सकता जिससे मिलने वो आया है। 3, वो विलक्षण व्यक्ति दुखी है और विस्मित है, वो इंतजार करे या चला जाए। 4, उसे लगता है कि उसके स्वाभिमान को चोट लगी है, वो जाने और फिर कभी न आने का निश्चय करता है। इस प्रकार उस एक प्रसंग के 4 स्वतंत्र वक्तव्य बना दिए गए थे और उन चारों से प्रत्येक में एक ही स्थान पर बलाघात था। तो सबने उसके बाद छात्रों से हर भाग पर एक तथ्य पूरी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस उद्देश्य की सिद्धि से छात्रों से यह आशा की गई कि जो कुछ उन्हें कहना है उसका अपने मन में विशद चित्र बनाएं और फिर समुचित अभिव्यंजना के लिए हर वाक्य में बलाघात को सही फासले पर रखे। छात्र जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे उसे संप्रेक्षणीय बिंब को पहले अपने मन में देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों ने पॉल को केवल वर्णन करने को नहीं वरन सबको यह अनुभव करवाने के लिए भी कहा कि उस प्रसंग में वो व्यक्ति कैसे आया और फिर कैसे चला गया। केवल यही बताने के लिए नहीं कि उसने क्या किया, वरन यह भी स्पष्ट करने के लिए कि उसने वो
कैसे किया। तोस्तव ने इस प्रकार उस व्यक्ति की मनोदशा को समझने के लिए कहा, वो प्रसन्न था, आनंदित था अथवा दुखी और चिंतित। पोल को इस सब के लिए अपने वाचन में बलाघात के साथ स्वर विन्यास में कुछ रंग भी जोड़ने पड़े थे। उसे केवल मूल महत्व के शब्दों को ही नहीं, उस पूरे प्रसंग को ही रंगों से भरना पड़ा था। इसी प्रकार के प्रयोग फिर और छात्रों के साथ भी कराए गए थे। ये कोई आसान काम नहीं था, फिर भी यह सराहनीय था कि पोल ने स्वयं को द्विविधा से मुक्त कर लिया था। उसने अपने वाचन में बलाघातों को सही स्थान पर रखा था और सही रूप से उन्हें हटाया भी था, लेकिन उसने कुछ जल्दबाजी से काम लिया था और न जाने क्यों वाक्यांशों को जिस भाग पर उसे अपना स्वर नीचे रखना था उस पर अपनी दृष्टि कुछ गहरी कर दी थी। तो सर ने तब उसे सलाह देते हुए कहा था, जल्दबाजी, घबराहट, शब्दों को बड़बड़ाना और पूरे शब्द समूह को उगल देना, अपेक्षानुसार अपने स्वर को नीचे न लाना तुम्हारे वाचन को पूरी तरह विनष्ट कर देते हैं और ये तुम्हारी इच्छा के बिना ही हो जाता है। वक्ता की घबराहट श्रोता को भी परेशान करती है। स्पष्ट उच्चारण नाराजगी पैदा करता है क्योंकि वो जोर डालने और समझने में न जाने वाली चीजों का अंदाज लगाने पर मजबूर करता है। ये सब श्रोता को ध्यान खींचता है और जब पाठ कि जिस भाग के स्वर को तुम नीचे लाना चाहते हो उसे रेखांकित कर देता है। ये चुलबुलाहट तुम्हारी आवाज़ को भारी कर देती है। प्रशांत और अनुशासित अभिरंजित स्वर विन्यास स्वराघात का एक प्रकार से लगभग पूर्ण अभाव एक असाधारण अनुशासन और आश्वासन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार का वाचन श्रोताओं में भी प्रशांत की भावना जगाता है। अब सवाल उठता है कि वाचन के ऐसे स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सर ने उस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा, मूल महत्व के शब्द के स्पष्ट उच्चारण से आरंभ करो, फिर वो सब जोड़ते जाओ जो तुम्हारी शब्दावली के लिए सहज बोधगम्य बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बड़ी सहजता, सटीकता और सावधानी से इस प्रक्रिया को संपन्न करो, लेकिन उसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब बलाघात अर्थात बलाघात का प्रयोग न करने की कला इसी पर आधारित होती है। स्तानिस्लावस्की का कहना कि वाचन में बलाघात के प्रयोग के संबंध में हर भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। उनका निर्वाह हो जाने पर शेष बची शब्दावली में नाटी की अपेक्षा के अनुसार बलाघात की प्रतिष्ठा का कार्य कुछ आसान हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बलाघात का प्रयोग सही जहां हमारी सहायता करता है, वहां उसका गलत प्रयोग हमारे कथन को उलझा भी देता है और कभी कभी तो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। तोस्तव ने इस संदर्भ में एक उदाहरण लिया है। अगर किसी बहुत अव्यवस्थित कमरे को सुव्यवस्थित करता है तो पहले उसके बड़े बड़े और छोटे छोटे सामान को अलग अलग इकट्ठा करके एक ओर रखना होगा। फिर उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें, मेज़, कुर्सी आदि ठीक ढंग से लगानी होगी और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों यथा प्यालों, दस्तरियों आदि को करीने से रखना होगा। किसी नाट्य पाठ में बलाघात की समुचित व्यवस्था के लिए यही कार्य पद्धति अपनानी होगी। बलाघात का प्रयोग वाक्य को और उसकी अपनी पूरी श्रृंखलाओं को किस प्रकार किया जाए, स्तानिस्लावस्की ने उसकी भी विवेचना की है। उनका कहना है कि एक वाक्यांश में एक शब्द पर बलाघात की प्रतिष्ठा समझना बड़ा सहज और प्रयोग में बड़ा आसान होता है। उसी वाक्यांश में दो स्थानों पर बलाघात रखने की कोशिश करने पर तुरंत लगता है कि दोनों के आधार बनाकर शब्दों के उच्चारण बड़े कठिन हैं। एक और बलाघात रखने पर वाक्यांश अपने अंतर्निहित अर्थ और संप्रेषण दोनों ही दृष्टियों से बड़ा जटिल हो जाएगा। अब उसी वाक्य में एक तीसरे स्थान पर बलाघात रख दिया जाए तो वाक्य बिना किसी महत्व के बलाघातों से भर जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा अवसर आ जाता है कि अंतरपाठ की प्रेरणा से सभी शब्दों पर बलाघात का प्रयोग करना होता है।
और वे सभी नई अभिव्यंजना से युक्त हो जाते हैं। टॉसव ने इस विलक्षण वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की कुछ पंक्तियां उद्धृत की है। हार्ट्स, टंग्स, फिगर्स, स्क्राइब्स, bards, poets cannot think, speak, cast, writing, sing. Number हो his love to Antony, दिल, ज़बा, बुत, खातिब, मिरासी, शायर, सोच, बोल, तराश, लिख, गा नहीं सकते गीत। एंटनी के लिए उसके प्यार का। इस संबंध में उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान W.S. जेवंस का एक कथन अवतरित किया है, जिसमें कहा गया है कि शेक्सपियर ने अपने इस पद में एक साथ 6 उद्देश्यों और विधेयों को रख दिया है, जिसमें से पूरी समझबूझ के साथ कहा जाए तो 6 गुना 6 अर्थात 36 प्रस्ताव हमें मिलते हैं। इसके बाद टॉसव ने अपने छात्रों से पूछा था कि उनमें से कौन इन पंक्तियों को इस प्रकार बोलने का उत्तरदायित्व लेगा कि उन 36 प्रस्तावनाओं में से सभी का उद्घाटन हो जाए। सभी छात्र मौन रहे थे और तब उन्होंने कहा था, तुम बिल्कुल सही हो, मैं स्वप्न में भी इस कार्य को कर पाने को नहीं सोच सकता। इसके वाचन के लिए जिस तकनीक की ज़रूरत है वो मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन अभी ये हमारे विचार का विषय नहीं है। हमारे विचार का विषय वो तकनीक पद्धति है जिससे एक प्रस्तावना के अनेक बलाघातों को एक एक कर अलग अलग किया जा सके और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। हमारे सामने समस्या ये है कि एक लंबे कथन के मूल महत्व का शब्द और शब्दों की श्रृंखलाओं को कैसे अलग अलग किया जाए, जो कम महत्व होने पर भी वक्तव्य को समझने के लिए जरूरी हैं। सभी का समान महत्व नहीं हो सकता। स्वभावतः कुछ के लिए अधिक तो कुछ के लिए कम बल की जरूरत होगी। एक तीसरे शब्द समुदाय के लिए और भी कम की बल की जरूरत होगी। उसका स्वर विन्यास निश्चित रूप से नीचे उतार कर उसे पृष्ठभूमि में ले जाना होगा। जहाँ तक बिना महत्व के, बिना बल के दूसरे स्तर के शब्दों की बात है या वाक्य के साधारण मतलब के लिए जिनकी ज़रूरत है, उन्हें भी पृष्ठभूमि में डालकर उनके स्वर विन्यास को उतारना होगा। भारी, मध्यम और हल्के बलाघातों को अलग अलग करने का पैमाना वास्तव में जटिल प्रक्रिया है। टॉसव ने इस विशिष्ट प्रक्रिया को समझने के लिए चित्रकला का सहारा लिया है, जहाँ सबल और हल्की वर्ण व्यवस्था, रंगों के प्रयोग अथवा प्रकाश छाया चित्रण में आधी और चौथाई वर्ण योजनाओं की ज़रूरत होती है। उनका कहना है कि वाचन में भी उससे मिलती जुलती विभिन्न मात्राओं के शक्ति प्रयोग और बलाघात के स्वर ग्रामों की संयोजना आवश्यक होती है। उन सभी का समाकलन, संयोजन और समायोजन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि दुर्बल बलाघातों का उपयोग बड़ी दृढ़ता से बलाघात से युक्त मूल शब्द के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए हो सके। उन्हें एक दूसरे के मुकाबले नहीं आना चाहिए, बल्कि मुश्किल वाक्यांशों के संप्रेषण को आसान बनाते हुए पूरी पंक्ति में समाहित हो जाना चाहिए। अलग अलग भागों और वक्तव्य की संपूर्ण संरचना के उद्देश्य में होना चाहिए। टॉसव ने इस संदर्भ में चित्र में गहराई उत्पन्न करने के लिए तीसरे आयाम के प्रयोग का भी उल्लेख किया है। उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता। चौखटे में फैले कैनवस की तरह समतल सतह होती है और उस पर कलाकार अपनी रचना को अंकित करता है। फिर भी उसका चित्रांकन अनेक तलों का भ्रम उत्पन्न करता है। वे फलक में गहरे और गहरे दिखाई दिए जाते हैं और पृष्ठभूमि दर्शक से मिलने के लिए बाहर आती हुई दिखाई देती है। हमारे वाचन के साथ भी अनेक तल होते हैं जो वाक्यांश में दर्शात्मक गहराई की रचना करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण
शब्द ध्वनि पटल के ठीक आगे के भाग में विशुद्ध रूप से परिभाषित होकर खड़ा होता है। कम महत्व के शब्द गहरे तलों की सृष्टि करते हैं। इस कार्य में आवश्यक महत्व का बिंदु वाचन की काल मात्रा नहीं वरन बलाघात की गुणात्मकता होती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि बलाघात ऊपर से नीचे उतर रहा है अथवा इसके विपरीत नीचे से ऊपर उठ रहा है। वो भार के साथ नीचे उतर रहा है अथवा साफ दबाव के साथ गहराई में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। आघात सबल है या सुकुमार, प्रखर है या संवेगात्मक, वो अचानक उत्पन्न होकर गायब हो जाता है अथवा गुणात्मक दृष्टि से कुछ लंबे समय तक रहता है। इसके अतिरिक्त बलाघात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी कहे गए हैं। पुल्लिंग बलाघात निहाई में पड़ती मूसल की चोट की तरह एकदम स्पष्ट और कठोर होता है। यह बलाघात अत्यंत संक्षिप्त और क्षणिक होता है। दूसरा अर्थात स्त्रीलिंग बलाघात अपनी प्रकृति में कुछ कम स्पष्ट तो नहीं होता, लेकिन वो तुरंत समाप्त नहीं होता। कुछ देर तक उसका अस्तित्व बना रहता है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए वाचन और व्यवहार के क्षेत्र में एक और उदाहरण उठाया गया है। अगर कोई क्रोधी स्वभाव का मेजबान अनचाहे आ गए मेहमान को अपने घर से बाहर निकालना चाहता है तो बड़ी सख्त भाषा का प्रयोग करेगा। उसकी आंगिक चेष्टाएं भी कुछ वैसी ही होंगी और वो उत्तेजना से भरकर दरवाजे की ओर इशारा करेगा। अपने शब्दों और आंगिक चेष्टाओं में बलाघात के पुल्लिंग स्वरूप और पौरुषीय आकार का प्रयोग करेगा। अगर किसी सुसंस्कृत या सुशील व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार का प्रसंग आता है तो वह उस व्यक्ति को विदा देने के लिए शब्द तो सुनिश्चित और सुदृढ़ ही प्रयोग में लाएगा, लेकिन उसके कंठ स्वर में कुछ उतार होगा। उसकी चेष्टाएं भी कुछ धीमी होगी और आरंभिक क्षणों की कठोरता भी कुछ बदली हुई होगी। इसी प्रकार के तीव्र आघात बाद में विलंबित आचरण से जुड़ जाने पर स्त्रीलिंग बलाघात कहलाते हैं। स्तानिस्लावस्की के अनुसार बलाघातों को अलग अलग कर दें और फिर उनके समायोजन में शब्दों के स्वर विन्यास की भी भूमिका होती है। शब्द बोलने पर जो संकल्पना और स्वरूप मिलता है वो उसकी अभिव्यंजना और प्रभाव को बढ़ाता है। बलाघात के साथ स्वर विन्यास को जोड़ा जा सकता है। इस वस्तुस्थिति में स्वर विन्यास शब्द को भावना, आत्मीयता, विद्वेष, व्यंग्य, तिरस्कार आदि अनेक प्रकार के रंगों में अभिरंजित भी करता है। स्वर विन्यास के अतिरिक्त शक्ति की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने और उसे उभारने के कई और साधन भी होते हैं। उदाहरण के लिए उसे दो विरामों के बीच रखा जा सकता है। उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए उनमें से एक या दोनों में मनोवैज्ञानिक विराम हो सकते हैं। मूल शब्द के महत्व को कम महत्व के शब्दों में से बलाघात को हटाकर भी बढ़ाया जा सकता है। एक शब्द तुलनात्मक दृष्टि से अकेला खड़ा होकर भी बड़ा समर्थ हो जाता है। बलाघात के प्रयोग के संदर्भ में स्तानिस्लावस्की ने कुछ सुनिश्चित निर्देश दिए हैं। इन सभी सबल और बलहीन शब्दों में आंतरिक संबंध, बल की मात्रा, बलाघात की गुणवत्ता की स्थापना करना भी बड़ा जरूरी कार्य है। किसी वाक्यांश को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आवश्यक दृश्यात्मक गहराई के साथ स्वर विन्यास की एक सुनिश्चित योजना बनाई जाए। हम जब समायोजन की बात करते हैं तो हमारे मन में विशिष्ट शब्दों को समुचित उच्चारण के प्रयोजन के लिए बलाघात की मात्रा में विभिन्न स्तरों में आंतरिक संबंध और संगीतात्मक समन्वय स्पष्ट होना चाहिए। इसी रीति से हम संगीतात्मक स्वरूप और वास्तुकलात्मक शोभा से समन्वित शब्द विधान की रचना कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ बलाघात और वाक्यांश एक बलाघात शब्दों के संयोजन के विषय में कहा गया है वो सब एकात्म संवाद या एक पूरी कहानी को अलग अलग उपवाक्यों एवं वाक्यों के वाचन की व्यवस्था में भी समान रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। कम महत्व के वाक्यांशों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण वाक्यांशों के साथ बलाघात का विशेष प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार मूल महत्व के वाक्यांश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द को बलाघात रहित
वाक्यांशों की तुलना में और भी भारी बलाघात प्रदान किया जा सकता है। सर्वाधिक महत्व के वाक्यांश को दो विराम के बीच में रखकर और बलिष्ठ बनाया जा सकता है। ये बलाघात युक्त वाक्यांश ध्वन्यात्मक स्वरविन्यास को और ऊपर उठाकर या नीचे गिराकर भी उच्चारित किया जा सकता है। विकल्प के रूप में इस कार्य के लिए स्वरविन्यास को कुछ नया रंग प्रदान करते हुए उसमें और अधिक विशद व्यवस्था का समावेश भी किया जा सकता है। मूल चरित्र के वाक्यांशों को सबल बनाने का एक और तरीका आत्मसंवाद या कहानी के कम महत्व के सभी भागों की तुलना में मूल वाक्य के वाचन की गति या लय को बदलना भी हो सकता है। अंततः उस वाक्यांश को उसके स्वाभाविक स्वरूप और बलाघात के साथ ही छोड़ा जा सकता है, लेकिन तब शेष सभी पंक्तियों के स्वर विन्यास को नीचे उतारना और उसके सभी बलाघात युक्त बिंदुओं को भी नीचे लाना होगा। रंगमंच पर वाचन में बलाघात की प्रतिष्ठा की और भी न जाने कितनी भंगिमाएं हो सकती है। स्तानिस्लावस्की का कहना है कि इन इंगित रीतियों की सहायता से बलाघात के प्रयोग की और भी बहुत सी युक्तियां विकसित की जा सकती है। रंग कर्म का मूल उद्देश्य तो भूमिका या नाटक में जीवंत आत्मा की जीवन की संरचना है। इस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए अभिनेता अपने वाचन की संभावनाओं का सर्वाधिक उपयोग कर सके। यह उसके अनुभव, ज्ञान, अभिरुचि, संवेदनशीलता और प्रतिभा के प्रयोग की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वे अभिनेता जिन्हें अपनी मातृभाषा की शब्द सामर्थ्य की वास्तविक अनुभूति होती है, वे शब्दों के समायोजन, भूतलों की संरचना और परिदृश्यों के निर्माण की ऐसी विधियों तक खुद को सहज रूप में ले जाकर अपने वाचन को कलात्मक सौष्ठव की चरमावस्था तक ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। जिनमें इतनी प्रतिभा नहीं है, उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपनी भाषा के अध्ययन के लिए बड़ी निष्ठा से कार्य करना होगा। उन्हें अपने अनुभव, अभ्यास, कलात्मक क्षमता के लिए अभिवृद्धि के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। अभिनेता के पास जितने अधिक साधन और संभावनाएं होंगी, उसका सम्मोहन से समन्वय उतना ही अधिक सजीव, सशक्त और व्यंजनात्मक होगा।